ग्रुप 1 का मॉर्निंग का पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे बोर्ड का। अगेन 17 एमसीक्यूज़ हैं जिनको करने के लिए 20 मिनट्स होंगे बोर्ड में आपके लिए। बबल शीट पे आपने बबल को फिल करना है। तो आइए हम फर्स्ट एमसीक्यू जो है उसको देखते हैं। वो कहते हैं इन द रिलेशन f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा रेडियस v डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज डैश। ईटा जो है वो यहाँ से बराबर आएगा f डिवाइडेड बाय 6 पाई r v और यहाँ पे आप इसके यूनिट सॉल्व करें। फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, रेडियस के यूनिट मीटर और वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके ये फैक्टर बराबर आता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड और किलोग्राम की डिमेंशन कैपिटल M और लेंथ की डिमेंशन कैपिटल L और पावर वैसी आ जाएगी और टाइम जो है उसकी डिमेंशन कैपिटल T और साथ में पावर ऐसी आ जाएगी। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा M पर L पर T। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। इफ अ वेक्टर A is equal to 2i hat plus j hat plus 2k hat then magnitude of a vector। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की शक्ल में वेक्टर गिवन है और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हैं उनकी शक्ल में कोई वेक्टर गिवन हो तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। उसके एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसके वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसके जी कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होल अंडर रूट ले लें। तो यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट ए का क्या होगा 2 उसका स्क्वायर और इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा 1 उसकी मैग्नीट्यूड 1 है और z कंपोनेंट 2 है। तो सॉल्व करें तो अंडर रूट 9 और उसका आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। द ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डैश। प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी है जिसको अगर आप इस तरह से जो है वो थ्रो करें कि ये ज़मीन के साथ कोई एंगल बना रहा हो थीटा और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे तो उस वक्त इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ये प्रोजेक्टाइल है और इसकी जो शेप होती है वो पैराबोला टाइप की होती है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा पैराबोला। ट्राजेक्ट्री जो होती है उसे कहते हैं ये पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, उसे कहते हैं ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एसआई यूनिट ऑफ द इम्पल्स। इम्पल्स बराबर होती है फोर्स इनटू टाइम। ये सडन इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है उसे इम्पल्स कहते हैं। ये बराबर होती है न्यूटन सेकंड के यूनिट और न्यूटन सेकंड को अगर सिंप्लीफाई करें तो बराबर आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गई। वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डैश। फॉर्मूला जो है वो वर्क का बराबर होता है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये बराबर होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अगर F और D फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगे और बॉडी फोर्स की सिमत में कुछ फासला कवर करे तो उस वक्त एंगल जीरो होता है, वर्क मैक्सिमम होता है। तो एंगल कौन सा होगा जिस पे वर्क मैक्सिमम होगा जीरो। ऐसा यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जो आर्क किसी भी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है बनाती है उसे हम कहते हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा और इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। ये इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। डिग्री और रेवोल्यूशन में भी मेजर कर सकते हैं लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगी बी ऑप्शन करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। जो जी की वैल्यू है वो अर्थ के सेंटर पे क्या होती है जीरो, आपको पता ही है। द सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज डैश 120 टॉर। हेल्दी पर्सन के लिए इसकी वैल्यू होती है। द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। एग्जैक्ट ऑप्शन डी होगी। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन वैक्यूम इज जीरो। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो वैक्यूम में कितनी होती है जीरो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन डैश। जो याद रखिएगा जो गैसेस होती हैं उनमें सॉलिड में जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू गैसेस। हालांकि गैसेस जो है उनकी डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी जो है वो क्या होती है वो ज़्यादा होती है, फिर भी सॉलिड में जो स्पीड है वो क्या होती है ज़्यादा। उसकी वजह ये है अगरचे गैसेस की डेंसिटी कम है लेकिन उनका जो सॉलिड का जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होता है वो एज़ कम्पेयर टू गैसेस बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसलिए ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, नीचे अगर फैक्टर जो है वो इतना ज़्यादा डेंसिटी वाला इफेक्ट नहीं कर रहा होता है। इसलिए सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू गैसेस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे स्टील जो है उसका जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होता है, ये एयर तो वैसे ही हमारे पास जो है वो एयर और वाटर जो है वो फ्लूइड्स में आता है
लेकिन आयरन की निस्बत इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इसलिए इसमें स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट आर डार्क फ्रिंजेस इज डैश, ये हमने प्रूफ किया हुआ है। डेल्टा वाई जो है वो बराबर होता है एल लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, ये उसका फॉर्मूला है। 14 MCQs है, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम एट 20 डिग्री इज डैश, ये कितनी होती है, ये 5100 मीटर पर सेकेंड है, ये आपने याद रखना है। डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट फ्रॉम द आई इज, नियर पॉइंट डिस्टेंस जो है वो नॉर्मल आई के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है। इस पे आपको ऑब्जेक्ट जो है वो एक्यूरेट जो है वो नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल ठीक जो है वो नज़र आ रहा है, फाइन डिटेल आप उसकी देख सकते हैं। ये नॉर्मल आई के लिए है, ठीक है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये चेंज होता है। द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज डैश, ये वैल्यू याद रखेंगे 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन एज इट इज़, ये वैल्यू आपको आपने मेमोराइज करनी है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, 273.16 केल्विन, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो 44 शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे। सेक्शन पहला जो है उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 अटेम्प्ट करने होते हैं बोर्ड में, लेकिन हम यहाँ पे 12 के 12 ही जो है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला है नेम सेवरल repetitive phenomena occurring in nature which could serve as a reasonable time standard, वो कहता है कुछ reasonable phenomena जो है वो नेचुरली अकर कर रहे हों, उनको बताएं जिनमें टाइम स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स हो। मिसाल के तौर पे ज़मीन जो है वो घूम रही है सूरज से गिर्द, उसका एक प्रॉपर टाइम स्टैंडर्ड है कि ज़मीन जो है वो सूरज से गिर्द 365 जो है वो 1/4 दिनों में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, और ये ऐसे ही कंप्लीट करती रहती है। इसी तरह जो है चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है, वो एक माह में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो ये एक टाइम स्टैंडर्ड है। इसी तरह मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, जिसकी वजह से हमारे डे एंड नाइट हैं। तो ये कुछ फिनोमिनाज हैं जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड को शो कर रहे होते हैं, और ये नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है, इनको इंसान जो है वो नहीं करवा रहा, बल्कि नेचर से ये इनकी हैपनिंग हो रही है। राइट डाउन टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड, वो कहता है जब भी आप कोई भी स्टैंडर्ड बनाते हैं उसके लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक जिनको कभी भी चेंज ना किया जा सके, हमेशा जो है वो फिजिबल हो, वो कौन कौन सी हैं। पहली उसमें जो स्टैंडर्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि वो एक्सेसिबल हो, इजीली एक्सेसिबल, हर एक की रसाई उस तक हो। और दूसरा वो जो स्टैंडर्ड आपने सेलेक्ट किया वो इनवेरिएबल, उसको कोई भी तब्दील ना कर सके। एक दफ़ा आपने सेट कर दिया, मतलब 1 किलोग्राम जो है वो मैस आपने सेट कर दिया, तो वो पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम जो है वो स्टैंडर्ड आपने जो सेट किया वो पूरी दुनिया में सेम ही एग्जिस्ट करे, ठीक है। और वो कहता है कि ये इजीली एक्सेसिबल और इनवेरिएबल होना चाहिए, और ये 2 रिक्वायरमेंट, दीज 2 रिक्वायरमेंट आर ऑफन इनकम्पैटिबल एंड कंप्रोमाइज एंड हैज़ अ कंप्रोमाइज टू मेड बिटवीन देम, ठीक है। और ये जो है वो इनकम्पैटिबल होनी चाहिए और इनके दरमियान कंप्रोमाइज होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने याद रखनी है। Add these masses given in kilogram up to appropriate precision 2.189, 0.089, 11.8 and 5.32, ये 4 मैसेज हैं। वो कहते हैं M1, M2, M3, हमने इनको लेट ये M1, M2, M3, M4 नाम दे दिया। अगर आप इनको ऐड करते हैं चारों मैसेज को तो आपके पास आंसर आता है 19.398। वो कहते हैं इसको अप्रोप्रिएट जो है वो प्रेसिजन तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है और आंसर लिखना है। तो 8 जो है वो उसको आप राउंड ऑफ करते हैं तो आपको पता है ये ग्रेटर देन 5 है, तो नेक्स्ट वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा हो जाता है, तो ये 9 जो है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इस 10 का 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 19.4 kg, ये आपके पास आंसर आएगा। गिव ड्रॉबैक टू यूज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, हमें पता है सिंपल पेंडुलम जो है वो उसका वो टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√L/g, और टाइम पीरियड यहाँ पे आप देख सकते हैं वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है सिंपल पेंडुलम की, और साथ में वैल्यू ऑफ जी पे। लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम की वो हमें पता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर चेंज करें तो लेंथ भी चेंज हो जाती है। तो अगर लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो
टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो एक तो ये ड्रॉबैक है कि अगर किसी जगह जैसे कि गर्मियों में अगर आप किसी हीटिंग एनवायरनमेंट में टाइम पीरियड से मालूम करें पेंडुलम से, तो उसकी जो वैल्यू है उसमें एरर आ सकता है। दूसरा, ये टाइम पीरियड जी पे भी डिपेंड करता है। जैसे-जैसे हम टुवर्ड्स एल्टीट्यूड मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो चेंज होती है। जैसे अर्थ के सेंटर से हाई एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ जी में जो फ़र्क आता है उसकी वजह से टाइम पीरियड भी जो है उसमें चेंज आती है। तो क्योंकि टाइम पीरियड वैल्यू ऑफ जी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ज़मीन पे और चांद पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिफरेंट है, इसलिए वहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो ज़मीन के टाइम पीरियड से भी चेंज होगा क्योंकि जी का फ़र्क है। इसी तरह एयर फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन विद इट्स ऑन एक्सेस, और जो मोशन है जिस पॉइंट के गिर्द ये इसकी जो स्ट्रिंग है वो मूव कर रही होती है, उन पे भी जो है वो उनके लिहाज से भी टाइम पीरियड क्या हो रहा होता है, वो चेंज हो रहा होता है। ये पैरामीटर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। हाउ यू कैन नॉट एड जीरो टू अ नल वेक्टर। जीरो एक स्केलर क्वांटिटी और नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं किया जा सकता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यही इसका आंसर है जो आप देख सकते हैं। टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन देयर सम बी जीरो। दो वेक्टर हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो अनइक्वल है। दो वेक्टर जो है वो अनइक्वल हैं, तो वो कहता है क्या उनका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसी भी दो वेक्टर्स के लिए ज़रूरी है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है? एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो और अगर आप इनको हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करें तब इनका जो रिजल्टेंट है वो नल वेक्टर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसको ऑप्शन नो है। राइट द स्टेटमेंट write the statement of first condition of equilibrium and second condition of equilibrium. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, जीरो। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और अगर हमारे पास सम टाइम ऐसा होता है किसी बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो होता है, उसके बावजूद वो रोटेट कर रहा होता है। अगर आपने उसकी रोटेशन को जीरो बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है, जैसे कि ये है, दो फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन फिर भी रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि F1 की वजह से जो टार्क पैदा हो रहा है और F2 की वजह से जो टार्क पैदा हो रहा है उनका जो सम है वो क्या हो, जीरो। दोनों इक्वल हो, डायरेक्शन में ऑपोजिट हो, तो तब भी जो है वो उसे हम कहते हैं ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, द वेक्टर सम ऑफ ऑल टार्क acting on a body must be equal to zero. This is called as second condition of equilibrium. Sigma tau is equal to zero. Next question, explain difference between elastic collision and inelastic collision and how would a bouncing ball behave in each case. इलास्टिक कोलिजन क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम हो, उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन वो बराबर हो टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो उस वक्त हमारे पास ये इलास्टिक कोलिजन की पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो इलास्टिक कोलिजन है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, फुलफिल नहीं हो रही, तो ये जो है वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि अगर हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो बराबर हो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर नहीं है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के, यानी कि सेकंड कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं है, तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है। और बाउंसिंग बॉल किस तरह से बिहेव करती है, अगर आपके पास एक बाउंसिंग बॉल है, अगर आप उसको उछालते हैं और लेट्स से ये ज़मीन पे आपने उसको जो है वो जैसे ही स्ट्राइक किया, ये ज़मीन को टकराने के बाद दोबारा उतनी हाइट पे वापस आ जाती है, तो ये इलास्टिक कोलिजन है। और अगर ये वापस उतनी हाइट तक नहीं आती, इसमें कुछ लॉसेस होते हैं, हीट लॉस हो गया, साउंड की वजह से जो है वो लॉस हो गया, या एयर फ्रिक्शन की वजह से, ये तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी-सी कम हो जाती है और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे वापस नहीं आता, तो ये इनएलास्टिक कोलिजन है। तो नॉन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इसमें ये जो काइनेटिक एनर्जी में कमी आई है वो किस में कन्वर्ट होगी, वो साउंड में, हीट में कन्वर्ट हो गई है।
तो ये हमारे पास जो है वो इसका लॉस है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? एक जो अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल होता है उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। जैसे पुराने ज़माने में मंजनीक इस्तेमाल करते थे, उसमें आप पत्थर जो है वो डालते थे, उसको थ्रो करते थे, आपको ये नहीं पता होता था कि एग्जैक्ट किस जगह पे वो जाके लगेगा, बस आप फेंक देते थे। तो शुरू में जब आप फेंकते थे तो थोड़ी सी ट्रेजेक्ट्री उसकी गाइडेड होती थी, लेकिन बाद में जो है वो किस जगह पे हिट होगा वो आपको और कितनी डिस्ट्रक्शन करेगा ये नहीं पता होता था। वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और नॉन बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं वो गाइडेड और पावर्ड मिसाइल होती हैं, जैसा कि आजकल ड्रोन के थ्रू हमें एग्जैक्ट पता होता है किस जगह पे जो है वो मिसाइल हिट करेगा, वो नॉन बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और बैलिस्टिक फ्लाइट क्या होती है? ये प्रोजेक्टाइल फ्लाइट है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? अगर आप किसी बॉडी को थ्रो करें और ज़मीन के साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोई एंगल बना रहा हो, उसकी वेलोसिटी वी आई हो और ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे, उसकी जो फ्लाइट होती है उसे बैलिस्टिक फ्लाइट का नाम देते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। लेट्स से ये प्रोजेक्टाइल बॉडी है, आपने इसको थ्रो करवाया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। इसको अगर रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट में, इसकी इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी आई कॉज ऑफ थीटा और वाई कंपोनेंट वी आई साइन ऑफ थीटा होगा। अगर आप इसको प्रूव करना चाह रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होती है 2 vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इनिशियल पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जो प्रोजेक्टाइल है उसका जितना टाइम वो लेता है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आपने यहाँ पे टाइम निकालना है स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक। और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? 0। इसलिए एस जो है आप यहाँ पे मोशन जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, तो एस बराबर होगा वाई, यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट लेंगे वी आई वाई इंटू टी हाफ और ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। और यहाँ पे y कॉम्पोनेंट जो है वो 0 है और बी आई वाई किसके इक्वल है? बी आई साइन ऑफ थीटा। और ए वाई किसके इक्वल है? माइनस जी के। और t बराबर है कैपिटल टी के। वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आप देख सकते हैं ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये फैक्टर यहाँ पे माइनस से दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। हाफ जी टी स्क्र बराबर आ जाएगा बी आई साइन और थीटा इंटू टी। तो यहाँ से t बराबर आएगा, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई 2 vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये आपके पास जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक प्रोजेक्टाइल है उसको 45 डिग्री के एंगल पे जब थ्रो करते हैं तो हमें पता है उसकी रेंज मैक्सिमम होती है। हमें पता है रेंज बराबर होती है वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा बराबर होता है 45 और साइन ऑफ 2 इंटू 45 साइन ऑफ 90 और ये वैल्यू बराबर होती है 1 के। तो मैक्सिमम रेंज बराबर होती है वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी। ये मैक्सिमम रेंज है जो एंगल 45 पे आती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी एंड राइट डाउन इट्स डायमेंशन। अगर आपके पास कोई भी फ्लूइड हो, वो किसी भी जो है वो पाइप में या किसी नदी में या किसी जो है वो लेट से समुद्र में जो है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड जो है उसकी जो लेयर्स हैं उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसे हम कहते हैं वो विस्कोसिटी। द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर ऑफ द फ्लूइड। ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द फ्लूइड और टेम्परेचर पे। जैसा कि हमें पता है पानी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है एज़ कम्पेयर टू हनी, क्योंकि हनी की विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि उसकी इंटरनल लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है हनी की। और टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या होती है? वो कम होती है। और इसका फॉर्मूला जो है वो बराबर होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वेयर। इसको सिंपलीफाई इस तरह से भी करते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। स्टोक लॉ के मुताबिक जो विस्कोसिटी है वो बराबर होती है एफ डिवाइडेड बाई 6 पाई रेडियस वी टी। यहाँ से आप इसका जो है वो यूनिट भी निकाल सकते हैं। और डायमेंशन बराबर आएगी किलोग्राम की कैपिटल एम और मीटर की कैपिटल एल और टी की टाइम की जो है वो क्या होती है? कैपिटल टी। और साथ में पावर्स जो है वो क्या होंगी? पर एल पर टी।
नेक्स्ट है दूसरा, उसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन, और आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन आपने यहाँ पे सीखने के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर के हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज दैट मीन। अगर आपके पास लेट से ये एक बॉडी है जो ज़मीन से कुछ हाइट पे है, अगर उसके पास 1 जॉल ऑफ एनर्जी है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके पास जो एनर्जी है, इसकी वजह से इसके पास ये जो 1 जॉल है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी जो है वो यहाँ पे हम किसी पोजीशन के लिहाज से मेजर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, आपको पता है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है वो 1 जॉल जो है वो वर्क करने की कैपेसिटी रखता है। अगर आपके पास इसी तरह हम कहते हैं कि एक बॉडी है, उसके पास 1 जॉल काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि 1 जॉल एनर्जी है वो उसके पास कैपेसिटी के वो मूव करेगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 जॉल एनर्जी का मतलब क्या है कि आप 1 न्यूटन की इस पे फोर्स लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट पे, और उसको जो है वो 1 मीटर हाइट तक लेकर जा रहे हैं, तो इसकी जो एनर्जी होगी उस वक्त वो क्या होगी, वो 1 जॉल एनर्जी होगी, और ये खुद ब खुद नीचे वर्टिकली जो है वो फॉल होगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और 1 जॉल जो है वो वर्क करेगा। तो इस तरह से आप इसको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी तनाज़र में आप इसको देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट हैविंग 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स दैट वर्क डन स्टोर इन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में भी स्टोर हो सकता है, हैज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जॉल। ठीक है, ये एग्जांपल जो मैंने बताई है वो उस तरह से एक्सप्लेन किया, आप काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से भी देख सकते हैं। A body use a catapult to throw a stone which accidentally smashes the greenhouse window, list the possible energy changes। एक जो है लड़का है वो कैटापुल्ट यानी कि गुलेल को इस्तेमाल करता है, एक पत्थर को विंडो पे थ्रो करता है। जब जो है वो कैटापुल्ट को पुल करेगा, तो उस वक्त पत्थर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और जैसे ही थ्रो करेगा वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन में, और जैसे ही वो स्मैश होगा विंडो को, तो उस वक्त साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, और कुछ हिस्सा उसका जो है वो ब्रेक करने में विंडो को यूज़ होगा। तो इस तरह से ये एक लिस्ट बनेगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। वाई द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नेगेटिव, क्योंकि हम जो है वो ऑब्जेक्ट को ज़मीन से के करीब लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। और इसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके लिहाज से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो एक एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, अगर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो, तो इस वक्त मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है उसका प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर, और आई जो है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये एनालॉगस है लीनियर मैथ्स का, क्योंकि लीनियर जो मोशन होती है उसमें जो काम लीनियर मैथ्स कर रहा होता है वही एंगुलर मोशन में जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं। ये एमसीक्यूज आती है, एनालॉगस यहाँ काउंटर पार्ट का वर्ड यूज किया जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसे हम कहते हैं वो लीनियर वेलोसिटी है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर मोशन में होती है और ये एंगुलर मोशन में होती है। इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, इसके यूनिट क्या होते हैं, रेडियन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होते हैं, वो रेडियन पर सेकंड होते हैं एंगुलर वेलोसिटी के। तो इसको हम v से और इसको ओमेगा से शो करते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, ये ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा होता है। जियो का मतलब ये है कि ये अर्थ के लिहाज से जो है वो रोटेट कर रहा होता है। आपको पता है अर्थ भी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के गिर्द, और जो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी, ये भी अर्थ के गिर्द घूम रहा होता है। लेकिन दोनों इस तरह से मूव करते हैं कि ये दोनों की जो स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड, ये जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द एक ऑर्बिट में मूव कर रही है, इसकी ऑर्बिटल स्पीड है, और ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, इसकी स्पिन मोशन है।
तो याद रखिएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट होता है जिसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो ज़मीन की जो स्पिन स्पीड होती है, स्पिन मोशन, उसके एग्जैक्ट इक्वल होती है। ये दोनों एक दूसरे को, इनकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो सिंक्रोनाइज होती है, ठीक है। इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सिंक्रोनाइज होती है। तो इस सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर 24 घंटे में, एक दिन में कंप्लीट करती है, तो ये जो सैटेलाइट है वो भी एक चक्कर जो है वो 24 घंटे या एक दिन में कंप्लीट करता है। इसी वजह से इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। और ये सैटेलाइट ज़मीन से कितनी दूर है, ये 35,800 किलोमीटर दूर है। तो ये ज़मीन के जो है वो राउंड में रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम? नो। क्यों नहीं हम जो है वो रियलाइज कर सकते? क्योंकि उसकी मल्टीपल रीज़न है कि हम चाहते हैं कि जो रस्सी है जो हम सिंपल पेंडुलम में यूज़ कर रहे हो वो इनएक्सेसिबल हो, लेकिन जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है वो वेटलेसनेस हो, तकरीबन ना होने के बराबर इसका वेट हो, लेकिन थोड़ा बहुत वेट होता है, ये इफ़ेक्ट कर रही होती है। दूसरा एक और कंडीशन ये है कि हम जिस चाहते हैं कि ये जो रस्सी जिस स्पोर्ट के साथ अटैच है वो स्पोर्ट फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होती है, इसलिए भी जो टाइम पीरियड उसकी रीडिंग में एरर आता है। और यहाँ पे जो बोब है जब वो मूव कर रहा होता है हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोई एयर ना हो, वहाँ पे एयर मौजूद होती है तब भी रीडिंग में फ़र्क आता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि सिंपल पेंडुलम की जो रीडिंग है उसमें इफ़ेक्ट डालते हैं, इसलिए हम आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं रियलाइज़ कर सकते। नेम टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसमें पहली कंडीशन ये होती है कि जो एक्सेलरेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, यही नेगेटिव साइन शो करता है। और इसमें जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की सिंपल हार्मोनिक मोशन में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का जो पॉइंट सम है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहती है टोटल एनर्जी। तो ये प्रूफ भी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है ये वाला सेकंड पॉइंट, तो ये भी आपने याद रखना है। स्ट्रेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेट्स से अगर कोई भी पार्टिकल में हमारे पास दो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं एट एनी पॉइंट, अगर आप जो है वो वहाँ पे दो वेव वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं, तो किसी भी पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कलर में इस पॉइंट पे जो हर पॉइंट पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दोनों वेव का वो शो किया हुआ है कि किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो यही डेफिनेशन है, इट इज स्टेटेड दैट व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज simultaneously acted upon by two or more wave, then resultant displacement of the particle is algebraic sum of their individual displacement. This is called principle of superposition। और जो जनरली बात करें तो जो रिजल्टेंट वेव लेट से हम कहते हैं y, लेट से हम कहते हैं ये क्या है, y है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा जनरली बात करें तो हम इस केस में तो y1 प्लस y2 के इक्वल होगा, लेकिन जनरली बात करें तो ये बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन yn। व्हाट डू यू मीन बाय फेज? फेज क्या होता है? ये वो एंगल होता है जो किसी भी जो सिंपल हार्मोनिक बॉडी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, ऑसिलेटिंग बॉडी, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन उसको जो है वो एक्सप्लेन करती है फेज, ठीक है। द एंगल theta is equal to omega t which specify displacement as well as direction of the motion of the point executing simple harmonic motion is known as phase। ये जो थीटा है ये हमारे पास जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता चलेगी और साथ में हमें डायरेक्शन भी पता चल रही होती है, तो ये फेज है। Why does sound travel faster in solid than in gases? सॉलिड में जो है वो स्पीड क्यों गैसेस से ज़्यादा होती है? स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो। ई क्या है? वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, और वी स्पीड ऑफ साउंड है। अगरचे के जो गैसेस है ये डेंसिटी कम होगी तो स्पीड क्या होगी? ज़्यादा। अगरचे के जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है सॉलिड से, लेकिन फिर भी सॉलिड में जो हमारे पास स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है गैसेस से। उसकी वजह क्या है? अगरचे के सॉलिड में जो डेंसिटी होती है, सॉलिड की डेंसिटी वो गैसेस से ज़्यादा है, लेकिन सॉलिड में जो
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो गैसेस की निस्बत बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अंडर रूट ई ओवर जो रो है इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो गैसेस की निस्बत क्या होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में वो गैसेस की निस्बत भी क्या होती है वो ज़्यादा होती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, किसी भी स्टेशनरी वेव के वो पॉइंट जहाँ पे जो पार्टिकल है उनका जो वाइब्रेटिंग डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो हो उन्हें हम कहते हैं वो नोड है, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जो कि एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है उसे हम कहते हैं एंटी नोड। एंटी नोड को ए से जाहिर करते हैं, नोड को एन से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आए, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज? बिल्कुल कर सकती है। विजिबल लाइट जो है उसमें 7 कलर होते हैं नॉर्मली। अगर विजिबल लाइट एट अ टाइम एक कलर शो कर रही है तो उस वक्त वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के तौर पे एक्ट करेगी। मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब है सिंगल, क्रोमेटिक मतलब वेवलेंथ। ऐसी लाइट जो कि सिंगल कलर को, सिंगल वेवलेंथ को शो कर रही है उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, और हर वेवलेंथ के लॉन्ग हमें एक ही कलर शो हो रहा होता है। तो याद रखिएगा अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो उस वक्त हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो नजर आ रही होती हैं, ठीक है। जो ब्राइट कलर है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है उसकी वजह से नजर आ रहा है। अगर हम व्हाइट लाइट यूज कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट पैटर्न जो है वो कलर्स के नजर आएंगे, क्योंकि जो हमारे पास व्हाइट लाइट है उसमें 7 वेवलेंथ होती हैं और उसके 7 कलर्स होते हैं। कौन से कलर्स होते हैं? ये विब गोयल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इनमें से जब इंटरफेरेंस होगी तो आपको ये 7 कलर जो है वो नज़र आ रहे होंगे। और लेट्स से इन वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो आपको जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है उसमें लेट्स से आपके पास ब्लू कलर जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो आपको ब्लू कलर नज़र आएगा, बाकी कलर जो है वो नज़र नहीं आएंगे। वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से जो है वो वाले कलर्स नज़र नहीं आएंगे। तो इंटरफेरेंस वाइट लाइट का होता है, तो जोन सा भी इंटरफेरेंस जो है उसमें जो जिस वेवलेंथ वाली जो है वो लाइट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा सिर्फ वही कलर नज़र आएगा, बाकी कलर नज़र नहीं आएंगे। इसको डिटेल से लॉन्ग चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। how we can produce two coherent source of light। टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं? कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? अगर दो सोर्स उनकी जो फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेट से ये हमारे पास एक वेव है और एक वेव हमारे पास ये है, अगर इन दोनों वेव जो है वो वेव 1 और 2 इनकी जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड जो है वो सेम हो और ये कंप्लीटली इन फेज हो, इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे, इसका ट्रफ इसके ट्रफ पे हो, तो ये हमारे पास कोहेरेंट सोर्स होते हैं। और कोहेरेंट सोर्स जो है उसके लिए वो याद रखिएगा वो ज़रूरी है उसके लिए कि एक ही लाइट से वो प्रोड्यूस हो। उसके लिए ज़रूरी है कि एक ही लाइट जो है वो स्प्लिट हो के आगे दो लाइट में कंसिस्ट हो, और वो जो जब इंटरफेरेंस करती हैं तो हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आ रहा होता है। अगर दो डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट हम यूज़ कर रहे हों तो उससे हम जो है वो ये इस्तेमाल फिनोमिना जो है वो इंटरफेरेंस का वो अचीव नहीं कर सकते। Why polarized sunglasses are better than the ordinary glasses? पोलराइड सन ग्लासेस क्यों बेटर हैं ऑर्डिनरी ग्लासेस से? उसका उसकी रीज़न क्या है? पोलराइड जो है ग्लासेस उसमें पोलराइड मटेरियल जो है वो हमने इस्तेमाल किया होता है। ये क्या करता है, जो हमारे पास पोलराइज लाइट आ रही होती है, पोलराइज लाइट ऐसी होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स होते हैं। जैसा कि अगर आप ऑर्डिनरी लाइट को देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं। मैंने आपको ये वाला पिछले वाले पेपर में भी काफ़ी डिटेल से बताया, वहाँ से भी देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप पोलराइड ग्लास यूज़ करेंगे, जब ये इसको इंसिडेंट होगी तो वो ग्लास क्या करेगा, वो मटेरियल इसमें से कुछ प्लेन को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को आगे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास जो ऑर्डिनरी ग्लास होते हैं उसमें कोई पोलराइड मटेरियल नहीं होता, तो जितने प्लेन इसमें होते हैं ऑर्डिनरी लाइट में वो उतने ही रहते हैं, तो वो ये ग्लेयर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो पोलराइड ग्लासेस हैं वो क्या करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ प्लेन्स बचते हैं और इसका जो ग्लेयर है, इसकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है और आंखों में जो है वो ग्लेयर प्रोड्यूस नहीं होता। इसलिए हम सन ग्लासेस के तौर पे पोलराइड मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ image to the size of object is called as linear magnification, और angular
मैग्नीफिकेशन क्या होती है? बीटा वो एंगल होता है अगर आप कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करके ऑब्जेक्ट को देखें, तो आपकी जो आंख पे जो एंगल बन रहा होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए, उस एंगल को कहते हैं बीटा। और अनएडेड या नेकेड आई से आई को देखें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो उस वक्त जो एंगल बन रहा होता है उसे कहते हैं अल्फा। तो इन दोनों की जो रेशो होती है उसे हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज व्हेन seen through an optical instrument to the angle subtended by the object when seen through the unaided eye is called as angular magnification। और इसके दोनों के कोई यूनिट नहीं होते क्योंकि एक जैसी वैल्यूज के दरमियान रेशो है। हाउ द लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए से सिग्नल को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, इसके लिए तीन कंपोनेंट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर में इस्तेमाल करते हैं। पहले हम जो है वो एक ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं जो कि क्या करता है, लाइट सिग्नल को डिजिटल मॉड्यूलेशन में लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करता है थ्रू डिजिटल मॉड्यूलेशन के थ्रू। मॉड्यूलेशन क्या होती है, इसमें हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली लो और हाई फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल्स वाली वैल्यू को कंबाइन करते हैं और उसको थ्रू करते हैं। कि हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो हमारे पास ऑडियो सिग्नल्स जो वीडियो सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मर्ज करके जो फिनोमेना होता है उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। इसको मॉड्यूलेशन का जो फिनोमेना है चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर में बड़ी डिटेल से डिस्कस है। यहाँ पे आपने बस यही याद रखना है कि हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में जो मर्ज करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाने के लिए, उस फिनोमेना को मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में सबसे पहले ट्रांसमीटर यूज किया जाता है जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, लाइट सिग्नल्स को थ्रू डिजिटल मॉड्यूलेशन। और इस पर्पस के लिए हम एलईडीज यूज करते हैं। ये एलईडीज क्या करती हैं, ये जो हमारे पास सिंपल सिग्नल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, और 0 और 1 की शक्ल में हम इसको ट्रांसमिट करवाते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर, फोर्ड ऑप्टिकल फाइबर वायर इस्तेमाल करते हैं जो शीशे की बनी होती हैं। तो ये हमारे पास जो लाइट सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ल में जो आपने ट्रांसमिट कन्वर्ट कर लिए हैं, उनको इसके अंदर डाला जाता है ऑप्टिकल फाइबर में, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं। इसमें जहाँ जहाँ मुख्तलिफ जगहों पे सिग्नल्स वीक होते हैं वहाँ पे हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसे रिपीटर कहते हैं, जो कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को दोबारा दोबारा बढ़ा देता है, ठीक है। फिर लास्ट में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होती हैं उनको रिसीव करते हैं रिसीवर के थ्रू और उनको दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं ऑडियो या वीडियो सिग्नल्स में। इसके पर्पज़ के लिए हम फोटो वोल्टाइक सेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तीन डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं। डज द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज आर डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से सिस्टम जो है उसकी इंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप एक जार लें, ठीक है, एक मर्तबान लें, उसमें जो है वो आपने नमक वाली लेयर रखी हो, लेट से मिर्चों वाली लेयर रखी हो, फिर दोबारा नमक वाली लेयर रख दें, मिर्चों वाली, ठीक है, सॉल्ट रखा, फिर पेपर रखा, फिर सॉल्ट रखा, फिर पेपर रखा, आपने लेयर्स बना दी। तो ये सिमेट्री में है, इस वक्त ये डिसऑर्डर्ड शेप में नहीं है। लेकिन अगर आप इस बर्तन को हिला दें तो आप देखेंगे कि इसकी सिमेट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा सिस्टम की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फ्रिक्शन भी ऐसे ही करती है कि वो एंट्रोपी जो है उस सिस्टम की उसको बढ़ा देती है, और उसकी वजह से हमें जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फ्रिक्शनल वर्क, force against the friction is changed into heat. So heat is added to the system, hence increase the disorder of the system, increase in entropy। जैसे ही हीट जो है वो सिस्टम में एंटर होती है तो उसकी वजह से सिस्टम का डिसऑर्डर बढ़ जाता है, और डिसऑर्डर बढ़ेगा तो सिस्टम जो है उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहते हैं कि जो हीट आपने हीट एनर्जी सिस्टम को जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, प्लस कुछ वर्क भी हो रहा होता है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम अपीयर एज increase in internal energy in the system plus work done by the system on its environment is called as first law of thermodynamic। Q is equal to delta U plus W। Or is it possible to construct a heat engine
दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू एटमॉस्फेयर। वो कहते हैं क्या आप ऐसा कोई हीट इंजन तैयार कर सकते हैं जिसमें आप सिंक ही ना रखें, लो टेम्परेचर रिजर्वायर या कोल्ड बॉडी ही ना रखें? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हीट इंजन है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर या हॉट बॉडी से हीट को एक्सेप्ट करता है, कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है और कुछ जो है वो स्मोक की शक्ल में सिंक की तरफ ट्रांसमिट करवाता है, वो ट्रांसफर करता है। अगर Q2 जीरो हो जाए, Q2 जीरो होगी तो एफिशिएंसी जो है Q2 जीरो होने से 100% हो जाएगी, और ये लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात है। वाई सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। सी पी और सी वी जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जनरल गैस कांस्टेंट के इक्वल आता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं। और हमें पता है कि जो सी पी हम हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, वो बराबर होती है वो चेंज इन वॉल्यूम प्लस वर्क के, ये प्रूफ किया हुआ है। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम वर्क कर रहे होते हैं डब्ल्यू, वो बराबर किसके आता है? वो पी डेल्टा वी के इक्वल आ रहा होता है। तो ये इसमें जो हीट सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी को में इंक्रीज में ही यूज हो रही होती है। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती, बल्कि साथ में कुछ वर्क भी कर रही होती है, ठीक है। और जो कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारे पास जो वर्क हो रहा होता है उसमें हमारे पास सारी की सारी एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज होती है, वर्क नहीं होता, क्योंकि वर्क जो है वो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, वो ज़ीरो हो रहा होता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि जो सी पी माइनस सी वी, इनका जो प्रोडक्ट है वो आर के इक्वल आता है कि सी पी, इसलिए हम कहते हैं सी वी से क्या है, ग्रेटर, क्योंकि सी पी में हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ कुछ वर्क होता है और सी वी में वर्क नहीं होता। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आपने याद रखना है कुछ लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आपने उनको इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और इनको इन न्यूमेरिकल और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। सब्जेक्टिव पार्ट है। एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बड़ी दफ़ा है। गिव इट्स फोर कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड चैप्टर का न्यूमेरिकल है। ट्रक वेइंग 2500 kg मूविंग विद a velocity of 21 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद स्टेशनरी कार weighing 1000 kg. The truck and the car move together. After the impact, calculate the common velocity. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ए पार्ट डिफाइन एंड एक्सप्लेन आर्टिफिशियल ग्रेविटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल देखिएगा। 70 kg मैन रन अप a long flight of stairs in 4 seconds. The vertical height of the stair is 4.5 meter. Calculate its power output in watts. क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन एंड एक्सप्लेन टर्मिनल वेलोसिटी है और आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है। और न्यूमेरिकल 11 चैप्टर का वो कहता है हीट इंजन परफॉर्म 100 joule of work at the same time reject 400 joule of heat energy to the cold reservoir. What is the efficiency of the heat engine? Important है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन एंड डिफाइंड रेजोनेंस, गिव इट्स टू एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस भी काफ़ी दफ़ा आया है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। एन ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोड एंड नेक्स्ट हार्मोनिक व्हेन इट इज ओपन एट both end and close at one end. Explain the construction and the working of the astronomical telescope. Find the magnification, 5 नंबर का आया हुआ है। और न्यूमेरिकल क्या है? साउंड लाइट, सोडियम लाइट वेवलेंथ 589 nanometer is incident normally on a grating having 3000 lines per centimeter. What is the highest order of the spectrum obtained with the grating? इसका 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू से इसको बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।